सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं। दर्शकों, आज की यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो दर्शकों किसी जंगल में एक वटवृक्ष पर घोंसला बनाकर एक तोता और मैना पक्षी का जोड़ा रहता था। वह दोनों पति पत्नी बड़े ही सुख से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। प्रिय दर्शकों, वह तोता की जो पत्नी थी मैना, वह अपने पति तोता से बड़ा प्रेम करती थी। अपने पति तोता पर आँख मूंद कर भरोसा करती थी। प्रिय दर्शकों, इधर तोता और मैना का ऐसा प्रेम देखकर जंगल के अन्य पशु पक्षी बड़े दुखी रहते थे। सभी जीव जंतु दोनों तोता और मैना से जलते थे। सोचते थे कि किस प्रकार तोता और मैना के बीच में फूट डाला जाए, कैसे दोनों का जीवन कष्ट से भर दिया जाए। प्रिय दर्शकों, एक दिन की बात है। तोता दाना पानी लेने के लिए अपने घोंसले से उड़ान भरता है और मैना हमेशा की तरह घोंसले में बैठकर अपने बच्चों का ध्यान रखती है। तभी उड़ता हुआ एक कौवा मैना के घोंसले में आता है और कहता है कि प्रिय मैना बहन, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारा पति तोता किसी और से प्रेम करता है, वह तुम्हें नहीं चाहता है। कौवा कहता है कि मैना बहन, मैंने तुम्हारे पति को किसी और के साथ देखा था, वह तुम्हें धोखा दे रहा है। प्रिय दर्शकों, कौवा की ऐसी बातें सुनकर मैना को उसकी बातों पर विश्वास हो जाता है। मैना बिना कुछ सोचे समझे कौवे की बातों पर विश्वास कर लेती है। वह नहीं जानती थी कि यह कौवा मेरे और मेरे पति तोता के बीच में फूट डालने आया है। प्रिय दर्शकों, अब तो मैना क्रोध में भर जाती है। वह सोचती है कि अब मैं अपने पति तोता के साथ नहीं रहूंगी। पिया जी ने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है, मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार मैना दिन भर क्रोध में भरी रहती है। इधर शाम का समय होता है, सूरज ढलता है और तोता अपने परिवार के लिए दाना पानी लेकर के घोंसले में आता है। प्रिय दर्शकों, तोता को देखकर मैना का क्रोध और बढ़ जाता है। मैना कहती है कि पिया जी, यह आपने अच्छा नहीं किया। मुझे सब पता चल गया है कि आप किसी और से प्रेम करते हैं और आप मुझे धोखा दे रहे हैं। मैना कहती है कि अब मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ से जा रही हूँ और अब आप अकेले रहिए। प्रिय दर्शकों, ऐसा कहकर मैना अपने घोंसले से उड़ान भरने लगती है। तभी तोता मैना को पकड़कर रोक लेता है और कहता है कि प्रिय, तुम यह क्या कह रही हो, मैं तुम्हारे अलावा और किसी से प्रेम नहीं करता हूँ। तब मैना बताती है कि पिया जी, आज एक कौवा हमारे घोंसले में आया था। उसने मुझे सब बता दिया है कि आप विश्वास पात्र नहीं हैं और आप किसी और से प्रेम करते हैं। प्रिय दर्शकों, मैना की ऐसी बातें सुनकर तोता समझ जाता है कि यह उस कौवे की चाल है। वह हम दोनों पति पत्नी के बीच में फूट डालना चाहता है। अब तोता कहता है कि प्रिय, तुम्हें मेरी बात इस प्रकार समझ में नहीं आएगी, परंतु मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से यह समझाता हूँ कि चाहे कितने भी सगे संबंधी हों, कितने भी करीबी हों, लेकिन इन चार लोगों की बातों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। यह हमेशा धोखा देते हैं, हमेशा विश्वासघात करते हैं। फिर दर्शकों, अब मैना कहती है कि आप अपनी कहानी प्रारंभ करिए। हो सकता है कि इस कहानी को सुनने के बाद मुझे आप पर कुछ विश्वास हो जाए। प्रिय दर्शकों, अब तोता अपनी कहानी प्रारंभ करता है। तोता कहता है कि प्रिय, ध्यान से सुनना, यह कहानी तुम्हें बहुत बड़ी सीख देकर जाएगी। जो भी मनुष्य इस कहानी को सुन लेगा, वह कभी अपने जीवन में धोखा नहीं खाएगा, कभी पराजित नहीं होगा। प्रिय दर्शकों, तोता कहता है कि प्रिय, जब तक बात की जड़ तक ना पहुंच जाए, तब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। जो लोग आधी अधूरी जानकारी के साथ या दूसरों की बताई गई बातों पर एकदम से विश्वास कर लेते हैं, उनके जीवन में सिर्फ पछताना ही रह जाता है। कई बार लोग
किसी की भी बातों में पड़कर अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं। इसीलिए जब तक अपनी आंखों से ना देख लो, पूरी जानकारी ना जुटा लो, तब तक किसी नतीजे पर मत पहुंचना। खास करके जब अपने परिवार की बात हो, तब तो कभी जल्दबाजी करना ही नहीं चाहिए। ना शक के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। प्रिय दर्शकों, तोता आगे कहता है कि प्रिय, पुराने समय की बात है। गांव में एक भोला नाम का बहुत ही सज्जन लड़का रहता था। वह बहुत ही दयालु था, परंतु दुर्भाग्यवश वह बहुत निर्धन था। वह रुपए पैसे से तो किसी की मदद कर नहीं सकता था, परंतु अपने शरीर से हर किसी की मदद कर दिया करता था। उसके माता पिता बचपन में ही उसे छोड़कर चले गए थे, परंतु उसके लिए घर और कुछ खेती की जमीन छोड़ गए थे, जिसमें वह खेती करके अपने खाने पीने की व्यवस्था कर लेता था। भोला की शादी नहीं हुई थी और वह शादी करना भी नहीं चाहता था, परंतु एक दिन ऐसी कुछ बात हुई कि ना चाहते हुए भी उसे शादी करनी पड़ी। प्रिय दर्शकों, तोता आगे नैना से कहता है कि प्रिय, हुआ कुछ ऐसा था कि उसके गांव में एक बूढ़ी माँ अपनी बेटी के साथ रहा करती थी। उस बूढ़ी माँ का भी उस बेटी के अलावा कोई नहीं था। अब बेटी अकेली क्या कर सकती थी? घर का काम करे या खेती करे, खेती का काम भी अकेले नहीं कर पाती थी। और ऊपर से वह एक लड़की थी। उसे गांव समाज को देखकर भी चलना होता था। गांव में लड़कियों को अकेले कहीं जाना ठीक नहीं माना जाता था। कहीं बुरी मंशा वाले लोग उसके साथ कोई अनहोनी ना कर दे, या फिर कोई उस पर व्यर्थ का दोष ना लगा दे। इन्हीं ही सारी बातों को मन में सोचकर वह लड़की घर से बाहर कम निकलती थी। उधर भोला को जब पता चला कि यह बूढ़ी माँ का खेत में काम करने वाला कोई नहीं है, तो वह अपने साथ उनकी भी खेती बाड़ी कर दिया करता था। बूढ़ी माँ की और उस लड़की की जीविका भी भोला ही चलाया करता था। कभी कभी बुढ़िया बीमार पड़ जाती थी, तो भोला उसकी सेवा भी किया करता था, उसकी दवा का भी प्रबंध करता था। प्रिय दर्शकों, एक दिन की बात है, बूढ़ी माँ बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई, तो भोला एक वैद्य को बुला लाया। लेकिन वैद्य की दवाई से भी बूढ़ी माँ को कोई राहत नहीं मिली। अब तो बूढ़ी माँ को आभास हो गया था कि अब उसका समय आ गया है, परंतु उसे एक चिंता खाए जा रही थी कि मेरे मरने के बाद मेरी बेटी का क्या होगा, इसकी शादी कौन करेगा। तभी उसने सोचा कि मैं तो बेकार में परेशान हो रही हूँ, लड़का तो मेरे पास नहीं है। जरूर किसी ने मेरे जैसी मंदबुद्धि को देखकर ही यह कहावत कही होगी कि बगल में छोरा और नगर में रहने। अगले दिन बूढ़ी माँ चारपाई पर पड़े पड़े भोला से बोली, देखो बेटा, तुमने मेरी बहुत सेवा करी है, उसका उपकार हम नहीं चुका सकते। अब मेरा बचना तो मुश्किल है, किसी भी वक्त मेरा बुलावा आ सकता है। तुम्हारे उपकार से बेटा मेरे रोम रोम दबे पड़े हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या तुम मुझ पर एक उपकार और कर सकते हो, जिससे कि मैं चैन से मर सकूं? प्रिय दर्शकों, भोला कहने लगा, माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? मेरा आपके अलावा इस संसार में और है ही कौन? मैं तो तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ। तब वह बूढ़ी माँ बोली, बेटा, मेरे मरने के बाद में मेरी बेटी से तुम शादी कर लेना। तुमसे अच्छा लड़का इसे भला कहाँ मिल सकता है। प्रिय दर्शकों, वह लड़का उस बूढ़ी माँ से कुछ कह पाता, इससे पहले ही उस बूढ़ी माँ के प्राण निकल गए। इस तरह भोला को उसी लड़की से शादी करनी पड़ी। अब वह उसे अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले आया और उसके साथ रहने लगा। प्रिय दर्शकों, तोता आगे नैना से कहता है कि प्रिय, शादी से पहले उस लड़की ने भोला के सामने एक शर्त रखी थी। लड़की ने कहा था कि भोला, तुम यह अच्छी तरह
वह अपनी पत्नी से कुछ पूछ भी नहीं सकता था, तो वह गांव वालों को क्या बताता। आखिर में उसे कहना ही पड़ता था, भाई हमें कुछ नहीं पता, उसने कभी हमें बताया ही नहीं है कि वह क्या करती है, और ना मैंने कभी उससे पूछा है। प्रिय दर्शकों, फिर क्या था, अब तो उसके खिलाफ आवाजें उठने लगी। गांव में बातें शुरू हो गई कि भोला की औरत शहर जाकर गलत काम करती है, उसका चरित्र अच्छा नहीं है, वह एक चरित्रहीन स्त्री है। गांव के लोग कहते कि अगर शहर में नौकरी करती होती तो भोला को अवश्य बताते, लेकिन भोला को तो उस लड़की ने पहले ही अपने वचन के बंधन में बांध लिया है। प्रिय दर्शकों, धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। अब तो भोला कहीं जाता तो लोग भोला को देखते ही उसके सामने उल्टी सीधी बातें करने लगते थे। कोई कहता था कि तुम उससे पूछ क्यों नहीं लेते, या उसके साथ जाकर देख क्यों नहीं लेते कि आखिर तुम्हारी पत्नी क्या करती है। गांव वालों की बातें सुन सुनकर भोला तंग आ चुका था। उसे भी अब लगने लगा था कि यह सभी लोग सच बोल रहे हैं, वह जरूर शहर में रहकर कोई गलत काम कर रही है, इसीलिए मुझे अपने वचनों में बांध दिया है। प्रिय दर्शकों, तोता आगे कहता है कि प्रिय भोला सोचने लगा कि मुझे तो पहले से ही स्त्रियों से नफरत थी, इसलिए शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन मरते मरते वह बूढ़ी माँ मेरे गले में मौत का फंदा डाल गई। अब ना तो जीते बनता है, ना ही मरते बनता है। उसके मन में तरह तरह के गलत विचार उठने लगे। भोला गांव के लोगों की तरह तरह की बातें सुन सुनकर क्रोध से भर उठता था। पति पत्नी के बीच के विश्वास को गांव के कुछ लोगों ने नष्ट कर दिया था। वह सोचने लगा, अब जीने में क्या रखा है, इतनी बदनामी हो गई है, अब तो मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। इसी विचार से वह एक दिन नदी के किनारे गया और नदी में छलांग लगा दी। प्रिय दर्शकों, सहयोग से एक महात्मा जी नदी में स्नान कर रहे थे। वह बहुत अच्छी तरह तैरना जानते थे। महात्मा जी ने देखा कि यह लड़का आत्महत्या करने के लिए नदी में कूद गया है और डूब रहा है, तो महात्मा जी ने तैरकर भोला को बचा लिया और किनारे खींच लाए। भोला बोला, आपने मुझे क्यों बचाया, मैं तो मरने के लिए ही नदी में कूदा था। महात्मा बोले, लेकिन बेटा तुम मरना क्यों चाहते हो, इस दुनिया में जीने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं, और तुम हो कि मरने पर उतारू हो। भोला बोला, महात्मा जी आप नहीं जानते, मेरी पत्नी बदचलन हो गई है, उसकी चर्चा गांव की गली गली में हो रही है, मेरे मान सम्मान को बहुत ठेस पहुंची है, मैं उसके लिए जिंदा नहीं रहना चाहता, जिसने मेरे सम्मान को मिट्टी में मिला दिया। मैं कैसे गांव वालों को अपना मुंह दिखाऊंगा, मैं कैसे उनसे नजरें मिलाकर बात करूं, इस बदनामी को लेकर मैं जीना नहीं चाहता। महात्मा जी बोले, बेटा एक बात बताओ, क्या तुमने अपनी पत्नी को कभी गलत कार्य करते हुए देखा है, या किसी पुरुष के साथ आते जाते उसे देखा हो। तब भोला बोला, नहीं महात्मा जी, मैंने उसे किसी के साथ आते जाते नहीं देखा है, और ना कोई गलत कार्य करके देखा है, मैंने तो उसे आज तक कुछ करते देखा ही नहीं है। मैं तो यह भी नहीं जानता हूँ कि वह शहर में जाकर क्या करती है। यह तो मेरे गांव वाले कह रहे हैं कि वह बदचलन है और मुझे धोखा दे रही है, इसीलिए मुझे भी लगा कि मेरी स्त्री ठीक नहीं है। प्रिय दर्शकों, महात्मा जी कहने लगे, बेटा अगर कल को गांव वाले यह कहने लगे कि तुम्हारी आंखें फूट गई है, तो क्या तुम मान लोगे। भोला बोला, यह बात मैं कैसे मान लूंगा। महात्मा जी बोले, ठीक यही बात तुम्हारी पत्नी के साथ भी तो हो सकती है। तुम्हें अगर शक है तो तुम्हें उसका पता लगाना चाहिए, तुम्हें उसके हर कार्य पर नजर रखने की आजादी है, उसके लिए तुम किसी बंधन में नहीं बंधे हो। एक पति का कर्तव्य है कि पत्नी की छोटी से छोटी बात की जानकारी रखे, उसके अच्छे बुरे का ख्याल रखे। लोगों की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने वाले लोग
रहे हो। अगर वह बात सच ना हुई तो क्या गांव वाले तुम्हें जीवित कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। रही बात तुम्हारे सम्मान की, तो उसके विषय में तुम्हें समझाता हूँ। महात्मा जी ने एक सिक्का अपनी झोली से निकाला और मिट्टी में फेंक दिया। बोले, ये क्या है? तो भोला ने कहा, महाराज ये तो रुपया है। फिर महात्मा जी ने उस रुपए के सिक्के को पैरों से कुचला। उसके बाद भोला से पूछा, अब यह क्या है? भोला बोला, महात्मा जी यह रुपया है। फिर महात्मा जी ने उस सिक्के को कीचड़ में फेंक दिया। फिर कीचड़ में से निकालकर भोला से पूछा कि यह क्या है? तो भोला ने जवाब दिया, महात्मा जी यह रुपया ही है। चाहे उसे मिट्टी में मिला दो या पानी में बहा दो, चाहे कीचड़ में फेंक दो, रहेगा तो वो रुपया ही। प्रिय दर्शकों, तब महात्मा जी बोले, बेटी, एक नेक दिल इंसान इस रुपए की तरह होता है। उसकी चाहे कोई निंदा कर दे, या वह गरीब हो जाए या भूखा रह जाए, या फटे पुराने कपड़े पहने हो, लेकिन उसके मान सम्मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। रही बात तुम्हारी पत्नी के चाल चलन की, तो अभी शहर चलते हैं और देखते हैं कि तुम्हारी पत्नी क्या करती है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार भोला महात्मा जी के साथ शहर के लिए चल दिया। उसे पता नहीं था कि उसकी पत्नी शहर में कहाँ रहती है और क्या काम करती है। उसने केवल लोगों के मुंह से सुन रखा था कि वह गलत काम करती है। महात्मा जी उसे लेकर शहर में एक बूढ़े वैद्य के पास आए और बोले, वैद्य जी, आप तो पूरे शहर की खबर रखते हो। इस व्यक्ति की पत्नी शहर में रहती है, लेकिन उसे यह नहीं पता है कि वह कहाँ रहती है और क्या करती है। तभी वैद्य जी कहते हैं, देखो भाई, मेरे पास 150 लड़कियां काम करती हैं, जिसमें 10 विवाहित हैं। पहले तुम उन 10 में तलाश कर लो। अगर उसमें तुम्हें तुम्हारी पत्नी नहीं मिलती है, तो मैं उन 150 लड़कियों को उसकी तलाशी का काम दे दूंगा। प्रिय दर्शकों, भोला ने जब उन 10 विवाहित लड़कियों में अपनी पत्नी को देखा, तो वह उन्हीं में से एक थी। वह अपने पति को यहाँ देखकर बड़ी हैरान थी और बोली, आप यहाँ क्या करने आए हो? महात्मा जी बोले, हम पुत्री, हम लोग सहयोगवश यहाँ आ गए हैं। नहीं तो मूर्खता के कारण यह महाशय नदी में जान देने जा रहे थे। महात्मा जी कहते हैं कि बेटी, तुम्हारे गांव वालों ने तुम्हें गलत समझ रखा है और तुमने भी अपने पति को नहीं बताया था कि तुम क्या करती हो और कहाँ रहती हो। उल्टा उससे तुमने वचन ले रखा है कि मुझसे कुछ मत पूछना। भला क्या ऐसा कहीं होता है कि पति अपनी पत्नी की जानकारी ना रखता हो, पत्नी पति की जानकारी ना रखती हो? अगर इस तरह की बात होती है तो दोनों के संबंध में वहीं से दरार पड़नी शुरू हो जाती है, जिसका नतीजा तुम्हारे सामने है। और मुझे अपनी कुटिया में होना चाहिए था, लेकिन किसी की गलतफहमी में जान चली जाए, उसे बचाना और उसकी गलतफहमी को दूर करना मेरे लिए कुटिया में भजन कीर्तन से कहीं ज्यादा आवश्यक है। प्रिय दर्शकों, तोता आगे मैना से कहता है कि प्रिय भोला की पत्नी भोला से बोली, तुम तो मुझे बचपन से जानते हो, बल्कि तुम्हारे ही सहारे मेरा घर चलता था। तुम्हारा एहसान हमारे ऊपर बहुत बड़ा है, जिसकी कीमत मैं कई जन्म लेकर भी नहीं चुका सकती। तुमने सोच कैसे लिया कि मैं तुम्हें धोखा दे दूंगी? क्या तुम्हें मेरे ऊपर जरा भी विश्वास नहीं था? तुम तो आवश्यकता से ज्यादा भोले निकले। कम से कम एक बार तुम्हें मुझसे तो पूछ लेना चाहिए था कि शहर में कौन सा कार्य करती हो। कहीं बहुत मेहनत का कार्य तो नहीं करती हो? तुम्हें पूरा हक था जानने का, और कार्य पसंद न आए तो रोकने का। पति पत्नी के बीच संवाद करने को कोई बंधन नहीं रोकता। तुम किसी बंधन में नहीं बंधे थे। मैं मानती हूँ कि मैंने ना समझी में बड़ी भूल कर दी थी। तुमसे ना पूछने का वचन ले लिया, लेकिन तुमसे मिलने तो हर हफ्ते आया करती थी। तुम एक बार मेरे कार्य को देखने की इच्छा तो कर सकते थे।
पत्नी शहर में रहने लगे। भोला शहर में ही रह गया और महात्मा जी उनसे विदा लेकर अपनी कुटिया में चले आए। लेकिन वह चलते चलते कह गए थे कि जल्द ही तुम दोनों को अपने गांव लौटना होगा। अब कुछ दिन बाद भोला को पता चला कि गांव में भयंकर बीमारी फैल गई है। तब वह अपनी पत्नी से बोला, हमें गांव वालों की मदद के लिए गांव चलना चाहिए, वरना सभी बेमौत मारे जाएंगे। अब तो दोनों गांव के लिए निकल पड़े। गांव में सैकड़ों लोग बीमार पड़े थे, लेकिन उसकी पत्नी की सूझबूझ और समय पर इलाज करने से वह सब बच गए। दोनों पति पत्नी ने समस्त बीमार लोगों को बचा लिया था। अब तो प्रिय दर्शकों, जिस रास्ते से उसकी पत्नी निकलती थी, जो निंदा करने वाले लोग थे, वह उसे देखकर उनका सिर अपने आप शर्म से नीचे झुक जाता था। वह अपने आप को बहुत छोटा महसूस करते थे कि हम लोग जिसको बदचलन कहते थे, वह वास्तव में एक वैद्य है जिसने पूरे गांव की आज जान बचाई है। जब भोला अपनी पत्नी के साथ शहर लौटने लगा, तो गांव वाले उसके रास्ते में आकर लेट गए। बोले, हम तुम्हें अब शहर नहीं जाने देंगे, तुम गांव में ही रहो और गांव वालों की जिंदगी बचाने का काम करो। अगर तुम हमारी बात ठुकरा कर चले गए, तो हम मान लेंगे कि हमारी बहू ने हमारी गलतियों को माफ नहीं किया है। भोला की पत्नी अपने पति से बोली, हम इन्हें निराश करके इनका दिल तोड़कर शहर नहीं जा सकते। आखिर यही हमारे अपने हैं, यही हमारे ताऊ ताई, दादा दादी और भाई बहन हैं। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार दोनों ने गांव में ही अपनी वैद्यशाला का निर्माण कर लिया और आदर के साथ महात्मा जी को बुलाकर उनसे आशीर्वाद लेकर समाज सेवा में लग गए। प्रिय दर्शकों, तोता मैना से आगे कहता है कि प्रिय बिना सोचे विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी इसी तरह की लापरवाही का फायदा उठाकर बुरे लोग हमें और हमारे परिवार को तोड़ने का काम करते हैं। इसीलिए इस कहानी से सीख लेते हुए हमें पूरी सावधानी के साथ सोच विचार कर निर्णय लेना चाहिए। किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले उसका भली भांति परीक्षण कर लेना चाहिए। सुनी सुनाई बातों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, अंत में तोता कहता है कि प्रिय, इन चार लोगों पर मनुष्य को कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे कितने ही सगे संबंधी हों, पर ऐसे चार लोगों की बातों में मनुष्य को कभी नहीं आना चाहिए। नंबर 1, जो राह चलते आपको सलाह दे, क्योंकि राह चलता व्यक्ति अगर आपको सलाह देता है तो वह जरूर आपको किसी गलत काम में फंसाना चाहता है और आपका फायदा उठाना चाहता है। इसलिए राह चलते व्यक्ति की बात कभी नहीं माननी चाहिए। नंबर 2, जो आपसे ईर्ष्या रखता हो, आपसे जलन रखता हो, क्योंकि जलन रखने वाले लोग अक्सर मन के मैले होते हैं। वह कभी किसी का अच्छा नहीं सोच सकते, दूसरों की तरक्की से वह बहुत जलते हैं। इसलिए जलन रखने वालों की बातों में कभी नहीं आना चाहिए। नंबर 3, जो अधिक झूठ बोलते हों,